गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 5 अक्टूबर पर पहुंच चुके हैं हम। बट इससे पहले एक बार प्रीलिम्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कितना खुद का अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया उन्होंने ये बताया, ये 400 वोट्स के बेसिस पे अभी हमने आपसे शेयर किया है। अभी कल अगर इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज हो चुके होंगे और जो हमारी एक्यूरेसी होगी इसकी और वो भी ज़्यादा होगी। अभी तक जो 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वोट किया उन्होंने ये कहा है कि जो 44% है, ज़्यादातर लोगों को जो क्वेश्चन पेपर था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट, मीडियम और डिफिकल्ट के बीच में लगा। तो ज़्यादातर लोगों को आप कह सकते हैं कि समवेयर ओवर एंड अबव एवरेज, एवरेज से ज़्यादा डिफिकल्ट लगा जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू अदर ईयर्स ज़्यादा बताया गया है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 90 to 100 जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे हम कोई अपनी तरफ से अजम्पशंस नहीं कर रहे हैं, दिस इज द डेटा जो कि आप लोगों ने ही सबमिट किया है और उसी के बेसिस पे आपको बता रहे हैं जो कट ऑफ 90 to 100 एक्सपेक्ट करी जा रही है। अब डिपेंड करेगा वो तो निकल के कितनी आती है और जो डेटा है धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ेंगे तो एक्यूरेसी डेटा की बढ़ती जाएगी। मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रीलिम्स देके आए हैं, अगर उनको ये लगता है कि 1% भी उनके चांसेस है, 1% भी चांसेस है उनके प्रीलिम्स को पास करने के, मैं यहाँ पे 50% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ। अगर उनके 1% भी चांसेस हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के, उनको ऐसा लगता है तो उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके 0.5% चांसेस भी आपको लगते हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करने के, उस सिचुएशन के अंदर भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बुरी बात क्या होती है कि आप प्रीलिम्स दे के आते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे पास होने के चांसेस तो 1% है, फेल होने के 99% है, तो मैं पक्का फेल ही होने वाला हूँ और मैं मेंस की तैयारी नहीं करता हूँ। जब रिजल्ट आता है तो आपके जो मार्क्स होते हैं कट ऑफ से 0.5 ज्यादा होते हैं और आप प्रीलिम्स क्रैक कर चुके होते हैं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप मेंस की तैयारी को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में ही 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो जो 40-50 डेज होंगे आपके तब तक वेस्ट हो चुके होते हैं। फिर 50 डेज के बाद आप जागते हैं क्योंकि अब रिजल्ट आपके फेवर में आए कि अब मैं मेंस की तैयारी करूं। उस सिचुएशन तक, उस टाइम तक आप बाकी के जो कंपेटिटर्स जो कि उन 50 दिनों को अच्छे से यूज कर चुके हैं उनसे काफ़ी पीछे हो चुके होते हैं। और फिर मेंस में अगर आप 10 मार्क्स से रह जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि काश मैंने इन 50 डेज को अच्छे से यूज कर लिया होता, काश मैंने ये मान लिया होता कि मेरा प्रीलिम्स क्रैक होने वाला है और मैं मेंस की तैयारी अच्छे से करता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे कुछ साथी थे उनके साथ भी हुआ और उनको देखकर ये बहुत चीज़ बुरी लगती थी कि उन्होंने अपने 50 दिन वेस्ट कर दिए इस थॉट के साथ कि उनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा और फिर रिजल्ट उनके फेवर में आया। देखिए, मेंस की तैयारी तो कर ही लीजिए, बात तो सिर्फ 30-40 दिन की ही है ना। 30-40 दिन अगर आप मेंस का पढ़ भी लेंगे वो कहीं ना कहीं आपको आगे एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर देखिए 100% श्योर है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो प्रीलिम्स के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर 1% भी, 0.5% भी पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं एक रिमोट पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, तो मेंस की तैयारी जो है वो पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू करिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। ये जो आप 30 से 40-50 दिन आप तैयारी करेंगे मेंस की, वो आपकी कोई वेस्ट नहीं जाने वाली है अगर आपका पूरा का पूरा कमिटमेंट है यूपीएससी को करने का। ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर भी देंगे। जो इस बार मेंस के लिए पढ़ेंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अगली बार भी हेल्प करने वाला है। आप चाहें तो इसमें अपने ऑप्शनल पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स, यहाँ पे 1% भी पॉसिबिलिटी तो मेंस की तैयारी जरूर करिएगा। बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रीलिम्स में 20 मार्क्स आ रहे हैं, 25 मार्क्स आ रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे इतने मार्क्स में प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीलिम्स की तैयारी आपसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आया, 30, 40, 20, 25, 40, 50 मार्क्स आए, तो वहां पे सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि अगर मार्क्स कटे तो कटे कहाँ। 200 में से अगर आपके 40 मार्क्स आए तो 160 मार्क्स आपके कहाँ कटे, पेपर नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सेल्फ एनालिसिस चाहे तो इसके लिए 1-2-3 दिन ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को बार बार देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और आपने कहाँ पे गलती करी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम ब्रह्मोस के बारे में देखेंगे, कुछ नई न्यूज़ थी इसको लेके। देखिए, यहाँ पे आपने इस बार भी पेपर में देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा करंट नहीं थे, मतलब उसको आप जीके मान सकते हैं, जनरल नॉलेज में। पहले 1-2-3-4 साल पहले कहीं ना कहीं करंट में अपीयर हुए थे, लेकिन कोई ना कोई नई डेवलपमेंट उसके साथ हुई तो इसकी वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आयुष ग्रिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैभव 2020 के बारे में कुछ नए फैक्ट्स हैं। रेज 2020 डिस्कस करेंगे। पाकुर हनी के ऊपर एक एमसीक्यू है। एक आर्टिकल कुवैत के ऊपर भी था न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर में डिफेंस ऑफसेट्स के बारे में भी मेंशन किया गया था। एंड इसके अलावा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को भी यहाँ पर हम
क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद आस्क ऑन फेज 4 नेटवर्क। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका आता है तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ब्राह्मोस को लेकर है। ब्राह्मोस को लेकर पूछा गया है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ब्राह्मोस जो है इसको रिसेंटली जो फ्लाइट टेस्ट है इसका किया गया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनस जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए गए फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। तो रिसेंटली अगेन ये न्यूज़ में थी ब्रह्मोस मिसाइल, इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है। पहली कहती है इट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट इज़ सुपरसोनिक मिसाइल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मार्क 2.8 मार्क की स्पीड से ये जाती है और ये सी से भी लॉन्च करी जा सकती है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम ब्राह्मोस के बारे में कुछ नए फैक्ट्स देखें, सो इट्स अ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल दैट इज इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। तो लैंड, एयर, सी कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, तो इसी वजह से मल्टी प्लेटफॉर्म हो जाती है। सो यस, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मल्टी प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, कि ब्रह्मोस को कहां कहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो तीनों प्लेटफॉर्म से, लैंड हो, एयर हो, सी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी 2.8 मैक स्पीड है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, बेसिकली इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एनपीओएम जो कि रशिया की साइड से। ब्रह्मोस का नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 रिवर्स के नाम के ऊपर ब्रह्मपुत्रा इंडिया से एंड मॉस्कोवा रशिया से रखा गया है और ये फायर एंड फॉरगेट की जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर वर्क करती है। दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस। एक बार लॉन्च कर दिया उसके बाद भूल जाओ, फायर करके भूल जाओ, अपने आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी। आपको इसको जो मैन्यूवरिंग है, गाइडेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये स्टेटमेंट भी इसकी यहां पर ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, इसको रिलेटेड डेटा के बारे में पूछा गया। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट वाज रिलीज्ड बेस्ड अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय डीएमईओ दैट इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस एनएसओ। तो ये जो पर्टिकुलर आपका गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स डेटा है ये किस पे बेस करता है, डीएमईओ एनएसओ पे बेस्ड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट रिव्यू, ये सेल्फ असेसमेंट रिव्यू पे बेस करता है, वो भी डेटा प्रिपेयर्डनेस की बात करी जा रही है, डेटा प्रिपेयर्डनेस लेवल को लेकर, ताकि एक DGQI डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स स्कोर कार्ड को प्रोड्यूस किया जा सके। सोचिए, अभी गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो है ये न्यूज में था, इसको लेकर डिस्कस करेंगे फिर। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है इसे सेकंड रैंक मिला है अमंगस्ट ऑल द इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, जितने डिपार्टमेंट्स को रैंक किया गया है यहां पर, और थर्ड ये आया है आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्रीज। इसका जो स्कोर है वो भी काफी अच्छा रहा और इस वजह से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो था वो न्यूज में दिया गया था। आउट ऑफ 5 इसके अंदर स्कोर दिया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है इसका 4.11 स्कोर आया है। तो यहाँ पे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो क्या ये एनएसओ के अंदर जो डीएमईओ है उसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। देखिए, सर्वे तो डीएमईओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, बट डीएमईओ कम्स अंडर नीति आयोग। इस तरीके की जो भी चीजें आपको पता है नीति आयोग करते हैं, जो भी डेटा निकालना होता है, कोई भी सर्वे करना होता है, ताकि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज बताई जा सके। तो ध्यान रखिएगा, डीएमईओ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है वो नीति आयोग के अंडर में है। अब बात करते हैं इज इट बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट रिव्यू। सेल्फ असेसमेंट रिव्यू पे ये बेस करता है जिससे एक डीजीक्यू स्कोर कार्ड बनाया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर ठीक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर विल बी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आयुष ग्रिड के बारे में बात करता है। पूछा गया आयुष ग्रिड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन 2018। तो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था 2018 के अंदर। It aims to create a comprehensive IT backbone for the entire sector and ease transport outside India। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन को क्रिएट करना पूरे के पूरे सेक्टर के लिए, ताकि ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया के बाहर उसे ईज अप किया जा सके। हो सकता है इट इज सेट टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेटेड है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको।
चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसको एंडोर्स किया है और इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट की, उससे पहले ऑपरेशनल इंटीग्रेशन जो है आयुष ग्रिड का, ये बेसिकली आईटी बैकबोन प्रोवाइड करेगा आयुष सेक्टर को और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को साथ में इसके। इसमें होगा क्या, डिजिटाइजेशन होगा एंटायर आयुष सेक्टर का। इससे ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर देखी जाएगी, क्योंकि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर एक आईटी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन आ जाती है तो जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करने में काफ़ी आसानी होगी। रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा और काफ़ी सारे जो वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं और ड्रग रेगुलेशन होता है इसके ऊपर अच्छे से काम किया जा सकेगा, जो अभी तक उतना अच्छे से नहीं किया जा रहा था। तो आयुष ग्रिड जो है ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा 2018 में, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। इट इज सेटअप टू इंटीग्रेट विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो इसको एनडीएचएम के साथ इंटीग्रेट भी करने के लिए बात करी गई थी, ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बैकबोन, बिल्कुल ठीक है, फॉर द एंटायर सेक्टर, ठीक है यहां तक। टू ईज द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड इंडिया, नाउ दिस इज द इनकरेक्ट पार्ट, पूरी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ठीक थी, आईटी बैकबोन क्रिएट करना हेल्थ सेक्टर के अंदर, ये मुख्य इसका एक उद्देश्य है। लेकिन जहां पे बात होती है ट्रांसपोर्ट की, देखिए यहां पे कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या करेगा, आपसे एक पूरी स्टेटमेंट देगा जिसमें से फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ठीक होगा, सेकंड पार्ट में कुछ इलॉजिकल सी चीज ऐड कर देगा ताकि आप शुरू के स्टेटमेंट पढ़ें, सोचे करेक्ट है और पूरी स्टेटमेंट को करेक्ट कर दें। तो यहाँ पे इसी वजह से सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस वजह से स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और ये जो ऑप्शन है हमारा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग द डिफरेंट इनिशिएटिव जो कि इंप्लीमेंट करे गए हैं आयुष के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, जो AHMIS आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बारे में जैसे जैसे और न्यूज आएगी हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए आयुष ग्रिड के बारे में ध्यान रखिएगा, आईटी बैकबोन प्रोवाइड करना है ताकि हेल्थ डिलीवरीज जो हेल्थ केयर सर्विसेज की जो डिलीवरीज है उसको यहाँ पे बेटर किया जा सके, ड्रग रेगुलेशन किया जा सके, हेल्थ प्रोग्राम्स में भी हेल्प मिलेगी और रिसर्च और एजुकेशन के अंदर भी इसको लेके आया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वैभव 2020 समिट के बारे में है। वैसे हम ये स्टेटमेंट जो है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है समिट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और नए फैक्ट्स हैं। वैभव 2020 समिट के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है द एम ऑफ द समिट इज टू ब्रिंग आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मेन एम क्या है समिट का, मेन एम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेवरेज करना और इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज को शो करना। सेकंड, इसमें क्या होगा, जो ग्लोबल इंडियन रिसर्चर है उनके नॉलेज पोल को यूज किया जाएगा, नॉलेज पूल को यूज किया जाएगा। तो हमारे जो इंडियन रिसर्चर बाहर की कंट्रीज में काम करते हैं उनकी नॉलेज को यूज किया जाएगा कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय फिकी, तो फिकी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। यहां पे आपको नॉट ट्रू बताना है, बिल्कुल ध्यान से बताइएगा, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो वैभव समिट है इसको इनॉग्रेट किया था, जिसकी फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। एक ग्लोबल वर्चुअल समिट जो थी वो ओवरसीज रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस के साथ ये परफॉर्म करी गई थी। इसमें जो इंडियन रिसर्चर और एकेडमिशियंस थे उन्होंने यहाँ पे नॉलेज पूल की तरह अपना काम किया था, नॉलेज शेयरिंग करी थी यहाँ पे। और 200 इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड एसएनटी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से, जिसमें एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस पूरी समिट को ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये समिट करी गई थी, इसका मेन एजेंडा था ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप जो है वो बनाया जा सके। किस चीज के लिए, ताकि ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स जो है उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज को शेयर किया जा सके और हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसे फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया था, नहीं, मैंने आपको बताया एसएनटी डिपार्टमेंट था हमारे यहाँ पर और 200 इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने इसे मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फिक्की जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या नॉलेज पूल यूज करने की बात करी गई थी, तो यस, नॉलेज पूल जो हमारे यहाँ से एकेडमिशियंस हैं और यहाँ पे इंडियन रिसर्चर्स जो ओवरसीज इंडियन रिसर्चर्स हैं उनकी नॉलेज को शेयर करने की बात करी गई थी। और यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं करी गई थी। यहाँ पे किस तरीके से यूनिवर्सल डेवलपमेंट जो चैलेंजेस फेस कर रही है ग्लोबल इंडियन रिसर्चर, उसको किस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो अपना प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपको बताना क्या था, आपको बताना था इनकरेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका बी हो जाएगा। इस समिट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रेस 2020 के बारे में है। रेस 2020 किस चीज़ पे फोकस करता है, पहले भी पूछा गया था, यहाँ पे दोबारा से न्यूज़ में मेंशन किया हुआ है, और क्यों वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से कुछ चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से दोबारा ये क्वेश्चन बनाया गया है। रेस 2020 किस पे फोकस करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोविड-19 वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आपको ध्यान हो तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ड्रोन्स की एप्लीकेशन के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी पूछा गया। सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ में ही नीति आयोग, दोनों जो है वो एक ग्लोबल वर्चुअल समिट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको उन्होंने रेस 2020 नाम दिया है। रेस 2020 का मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, SE स्टैंड्स फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो ध्यान से सुनिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ये आज से समिट जो है शुरू हो जाएगी। अक्टूबर 5 से 9 तक ये समिट चलने वाली है, इस वजह से न्यूज में थी। इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रिलेट करता है। हो सकता है इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम आपसे रेस के बारे में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले हमारा जो प्री कम मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसे लॉन्च कर दिया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इवन exam.netmoc.com पे जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें ये वेरियस सीरीज आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो अलग से, जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग की एक अलग से सीरीज है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है पाकुर हनी के बारे में। पूछा गया पाकुर हनी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे पाकुर हनी को लेकर। पहली कहती है इट इज गैदर्ड बाय सांथल ट्राइब्स एंड वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये सांथल ट्राइब्स और पहाड़िया ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश से होती है, उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पाकुर हनी के बारे में बताऊं तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारे अर्जुन मुंडा जो है, उन्होंने पाकुर हनी को ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती लॉन्च किया था। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके एडवांटेजेस है वो भी बताएगी। पाकुर हनी जो होती है ये 100% नेचुरल हनी होती है, ठीक है, मल्टी फ्लोरल होती है और फॉरेस्ट फ्रेश इसे माना जाता है। नेचुरल मल्टी फ्लोरा हनी जो है ये काफ़ी अच्छा सोर्स होती है एंटीऑक्सीडेंट का, एंड एंटीसेप्टिक वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं। हर्बल प्रॉपर्टीज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा सुपर फूड की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, और कोई भी दूसरा सुपर फूड जो है इतनी सारे बेनिफिट्स आपको नहीं देता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको अमेजोन पे भी इस तरीके की जो स्पेशल टाइप ऑफ हनी है सुपर फूड के तौर पे मिलने लगे। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। और क्या इसे सांथल ट्राइब्स और वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, बट फ्रॉम झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश से नहीं, झारखंड से। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ये हनी देख लीजिए। तो पाकुर हनी ट्राइफेड जो आपको पता है, ट्राइफेड जो है ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है। तो इसके बारे में, ट्राइफेड के बारे में आप मुझे एक लाइन में बताइएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। साथ में आप मुझे बताइएगा कि आप पाकुर हनी को GI टैग मिला हुआ है या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट कुवैत। कुवैत अभी न्यूज में था, रिसेंटली देखेंगे न्यूज में क्यों था, और उसके ऊपर यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बनाया गया। पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड टू इट्स ईस्ट। कुवैत के ईस्ट के अंदर पर्शियन गल्फ लोकेट करती है। इट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इराक। इराक के साथ ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, टच करता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए मैप देख लीजिए एक बार। सो कुवैत इराक के साथ टच कर रहा है, नीचे सऊदी अरेबिया, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इराक है, साउथ में सऊदी अरेबिया है, ईस्ट में पर्शियन गल्फ है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट हो जाती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट है। और आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, डी हो जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव। रिसेंटली कुवैत न्यूज में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि 1 डे स्टेट मॉर्निंग जो है वो 4 अक्टूबर को करी जाएगी थ्रू आउट द कंट्री एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। किस चीज़ के लिए, डिपार्टेड डिग्नेटरी अमीर ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत के लिए 1 डे यहाँ पे मॉर्निंग के लिए डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो डी हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट्स इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑफसेट का क्या मतलब होता है? डज इट मीन कि आपको डिस्काउंट पे सेल करना है? रिवर्स परचेज इसका मतलब होता है। बाय बैक ऑप्शन दिया जाता है सेलिंग के साथ, और सेल एक्सक्लूसिवली टू वन कंट्री, सिर्फ एक ही कंट्री को यहाँ पे सेलिंग का प्रोविजन होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट एमसीक्यूज में कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी 2020 जो है इसको लाया गया है, और अक्टूबर 1 से इसको इफेक्ट में भी लेके आया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अंदर ऑफसेट प्रोविजन का भी मेंशन किया गया। ऑफसेट इज एन ऑब्लिगेशन बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे यहां से भी हो सकती है, ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर बूस्टअप किया जा सके वहां से डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करके। तो फॉर एग्जांपल ऑफसेट इन डिफेंस सेक्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए कंट्री है एक्स है और ये कंट्री इंडिया है, तो अगर हम इंडिया एक्स से कुछ परचेज कर रही है तो एक्स को भी इंडिया से कुछ परचेज करना चाहिए ताकि ऑफसेट कर ले हम चीजों को। क्योंकि जब डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था काफी पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके अंदर पे किए जाते हैं। जैसे हमने राफेल भी लिया है, पहले भी कुछ भी चीजें एक्वायर करी हैं, तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें देने पड़ते हैं। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि चीजों को इंडिजिनाइज कर लिया जाए, ताकि हमारे यहाँ से जो प्रीशियस हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर ना यहाँ पे लगानी पड़े। या फिर हम ऑफसेट क्लोज ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे आपको 10 बिलियन के हम आपसे सामान ले रहे हैं तो आप भी हमारे डिफेंस सेक्टर से कुछ ना कुछ परचेज करें। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक क्लोज डाल दिया जाता है। और ये भी बताया कि डिफेंस सेक्टर्स में आपको पहले ही बता चुका हूं काफी कॉस्टली होते हैं, तो काफी ज्यादा पैसा इसके लिए हमारी कंट्री को देना पड़ता है। ऑफसेट प्रोविजन से क्या होगा कि जो सामने वाला सप्लायर है या तो वो रिवर्स परचेज करेगा, मतलब अगर 10 बिलियन का सामान हम उसे बेच रहे हैं, देर उससे खरीद रहे हैं, तो 10 बिलियन का सामान वो भी हमसे रिवर्स में खरीदेगा, या फिर वो किसी न किसी तरीके से हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, रिसर्च और या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है काफ़ी एक अच्छा क्लोज जो है वो डाला गया है। हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर इंडिजिनाइजेशन के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इस ऑफसेट क्लोज को जरूर मेंशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट कहती है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 134A, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स मैरिटन्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स मैरिटन्स को लेकर सेक्शन 134A जो है वो डाला गया है एमवी एक्ट के अंदर। इट प्रोवाइड्स दैट अ गुड्स मैरिटन शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन फॉर एनी इंजुरी टू और डेथ ऑफ द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मोटर व्हीकल व्हाइल रेंडरिंग इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल केयर ऑफ असिस्टेंस। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो रूल्स है कंसर्निंग गुड्स मैरिटन को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड्स मैरिटन कौन होते हैं, मान लीजिए कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आसपास के लोग जो हेल्प करने के लिए आते हैं दे आर द गुड्स मैरिटन्स। लेकिन हुआ क्या है, आजकल जब भी कोई देखता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है वो सामने नहीं आता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के पचड़े में कौन पड़ना चाहेगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, उनको पुलिस वाले हो सकता है मल्टीपल टाइम्स पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, उनको बार बार कॉल करके परेशान करते हैं और कई बार तो उनको ही उस चीज़ के अंदर फंसा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे, ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो गुड समैरिटन जो है वो सामने आए और लोगों की हेल्प करें, इसके लिए ये पर्टिकुलर रूल्स जो होते हैं ये पब्लिश किए गए थे। अभी रिसेंटली सेक्शन 134A जो है वो गुड समैरिटन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि गुड समैरिटन जो है वो जब दूसरे लोगों के जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो किसी ना किसी को बात करनी पड़ेगी और इस बिहेवियर को एनकरेज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जब भी कोई एक्सीडेंट होगा कोई भी आगे बढ़ के हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड समैरिटन है, इट प्रोवाइड्स गुड समैरिटन शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन। उनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल और क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई भी इंजरी या डेथ भी हो जाती है विक्टिम की। तो ये जो चीज़ है ये भी यहाँ पे सही बताई गई है, क्योंकि अदरवाइज कुछ केसेस में ऐसा देखा गया था कि सिविल और क्रिमिनल एक्शन उनके अगेंस्ट में स्टार्ट कर दिया जाता था, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं करी जाएगी। रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं राइट्स ऑफ गुड समैरिटन, गुड समैरिटन्स के राइट्स जो है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और साथ में ही डिटेल में बताया गया कि कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पे और उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा। उनकी आइडेंटिटी जो है उसको यहाँ पे रिवील नहीं किया जाएगा और उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन वो गुड समैरिटन को कंपेल करेंगे कि वो अपना नाम बताएं, चाहे तो अपना नाम ना बताएं, अपनी आइडेंटिटी ना बताएं। यूजुअली पुलिस वाले सबसे पहले आपसे नाम और आपका एड्रेस पूछते हैं ताकि बाद में आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ पे ये भी उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि चाहो तो नाम बताओ, चाहो तो एड्रेस बताओ, चाहो तो मना कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि
एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क के बारे में है। एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स दिए। पहली कहती है द प्रोजेक्ट इज द स्ट्रेटेजिक एंड थिएटर एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेटेजिक और थिएटर एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेट करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव, रेडियो एंड सैटेलाइट विल बी यूज्ड एज कम्युनिकेशन मीडिया। इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव, रेडियो, सैटेलाइट का यूज किया जाएगा एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क के अंदर। It will enhance the communication coverage of network closer to international border only। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो आपका है वहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन कवरेज जो है, जो अभी तक उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, उसको एनहेंस कर दिया जाएगा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली इंडियन आर्मी की एक काफी पुरानी, काफी लंबी पड़ी हुई, काफी पेंडिंग पड़ी हुई एक डिमांड थी, उसको यहां पे अप्रूव कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है proposal for establishment of ASCON। ASCON here stands for Army Static Switched Communication Network, ASCON फेज 4 नेटवर्क। इससे होगा क्या, कम्युनिकेशन कवरेज जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी ये जो कवरेज है इंक्रीज हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगा वहां का जो कम्युनिकेशन है। प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेटेजिक एंड थिएटर एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि अपग्रेड करेगा एग्जिस्टिंग, जो अभी प्रेजेंट हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जिसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर होगी। प्रोजेक्ट जो है बेटर सर्वाइवेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, हाई बैंडविड्थ होगी, और काफी सारे ऑपरेशन सिनेरियो के अंदर कम्युनिकेशन का कवरेज भी अच्छा होगा और कम्युनिकेशन काफी एनहेंस भी होगी। चलिए देखते हैं कहां कहां पे एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क जो है वो लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन। देन यहाँ पे आपका LOC है एंड दिस इज द LAC। तो यहाँ पे और इवन जो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो बाकी कंट्रीज के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, ऊपर नेपाल के साथ आपका बॉर्डर लगता है, भूटान के साथ, तो दैट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। वो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये आपका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, आपका ये LOC है और ये LAC है। ठीक है, यहां पर ये कम्युनिकेशन सेटअप जो है एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क जो है वो लेके आया जाएगा ताकि कम्युनिकेशन को एनहेंस किया जा सके। चलिए, सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो PL10 कोड को यूज कर लीजिएगा। PL10 इज माई कोड। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने जो कोड है उसे यूज किया है। देन आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप और वहां पे आपकी जो भी डाउट्स होते हैं वो हम क्लैरिफाई कर लेंगे। रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर और फिर हम प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको देखेंगे और साथ में विनर ऑफ द डे को भी यहाँ पे देखेंगे। हमारी जो शुरुआत हुई थी वो ब्रह्मोस के साथ हुई थी। ब्रह्मोस के बारे में देखा था, फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मैक 2.8, मतलब आवाज की जो स्पीड होती है, जो साउंड की जो गति होती है, उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड है इसकी। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सी, बिल्कुल तीनों मल्टी प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, सी हो, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस रशिया और इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसके बाद गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देखा था। नीति आयोग का ये बेसिकली डेटा कलेक्शन DMEO के द्वारा किया गया है और यहाँ पे स्कोर कार्ड में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में स्पेशल मेंशन किया गया था। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था आयुष ग्रिड के बारे में, हेल्थ सेक्टर से रिलेट करता है। पूरा IT जो है, IT बैकबोन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि हेल्थ केयर डिलीवरी जो है उसके अंदर आसानी आ सके। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था वैभव 2020 समिट के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया SNT डिपार्टमेंट के द्वारा और नॉलेज पूल जो है एकेडमिशियंस का और ग्लोबल इंडियन रिसर्चर का, उनको यूज किया जाएगा ताकि जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जा सके। फिर हमने देखा था रेस 2020 के बारे में, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी बताइए, सोचिए। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आज से अक्टूबर 5 से अक्टूबर 9 तक ये जो समिट है, वर्चुअल समिट शुरू करी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज किया जा सकता है इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पाकुर हनी के बारे में था। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है और जो ट्राइफेड है उसका काम क्या है, ट्राइफेड का काम है इसको यहाँ पे मार्केट करना। साथ में ही एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। सुपर फूड में भी ऐसी चीजें नहीं होती जो कि पाकुर हनी में होती है। और सांतल ट्राइबल्स और वल्नरेबल पहाड़ियां जो है झारखंड से, वो इसको कलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कुवैत के बारे में, लोकेशन देखी थी। तो ईस्ट में क्या था, पर्शियन गल्फ है, नॉर्थ में इराक है, साउथ में सऊदी अरेबिया है। देन हमने ऑफसेट्स के बारे में पढ़ा था। डिफेंस सेक्टर के अंदर रिवर्स परचेज का एक ऑप्शन जो है वो ऐड किया गया है। वैसे मैंडेटरी है लेकिन इट्स अ प्रोविजन जो ऐड किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने इसके बारे में देखा था
मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में तो गुड समैरिटन जो होते हैं उनको काफ़ी हेल्प देने की यहाँ पे बात करी गई है कि गुड समैरिटन जो है उनका ना एड्रेस पूछा जाएगा ना नाम पूछा जाएगा। सेक्शन 134A जो है अभी जो रूल्स पब्लिश किए गए हैं उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। देन एस्कॉन फेज 4 के बारे में देखा था, तो चाहे वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर हो, LOC LAC हो, वहां पर इसको कवरेज के लिए अभी इंस्टॉल करने के लिए अप्रूवल जो है वो कैबिनेट कमेटी के द्वारा दिया जा चुका है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। और आर्मी की काफ़ी पुरानी ये डिमांड थी, अब ये पूरी होने जा रही है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, आपको बताना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट करता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है सुखबीर पन्नू ने करेक्ट किया। तो सुखबीर आप हमें networkprep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। जो भी आपका स्कोर है, चाहे आपने कितना भी स्कोर किया हो, चाहे 6 या 6 से ज़्यादा है कम किया, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है जहाँ पे आपको PDF मिलेगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thanks for watching. Have a nice day.